उधर हर घर जल पहुंचाने की दावे और वादे करने वाली सरकारें अब तक सैकड़ों बच्चों वाले स्कूलों तक में पानी तक नहीं पहुंचा पा रही। आलम यह है कि सरकारी स्कूलों में अब तक पेयजल की स्थायी व्यवस्था तक नहीं है। जालौर से ऐसा ही मामला सामने आया है, रिपोर्ट देखिए। हाथ में खाली बोतल, चेहरे पर बेबसी और जुबां पर पानी की मांग। माजरा तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, जालौर के सायला उपखंड मुख्यालय के महज 3 किलोमीटर के दायरे में 4 राजकीय स्कूलों के विद्यार्थी एक एक बूंद पानी के लिए पिछले कई सालों से तरस रहे हैं। 4 स्कूलों के लगभग 390 बच्चे जल संकट से लंबे समय से जूझ रहे हैं, जिसके चलते नन्हे मुन्ने बच्चे पानी की बोतल ढोकर लाने को मजबूर हैं। इधर पानी की समस्या बहुत है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे पानी हमारे स्कूल में पानी लंबे समय से पानी की समस्या है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे स्कूल में पानी दिलाएं। शासन और प्रशासन भले ही लाख दावे करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत यह है कि सरकारी विद्यालयों के बच्चों को पानी भी मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, जिसके चलते बच्चे पीने के पानी के लिए रोज बोतलें भर कर लेकर आते हैं, लेकिन भोजन के लिए बर्तन धोने को पानी नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि चारों स्कूलों में पानी की समस्या को लेकर किसी को अवगत नहीं कराया गया। अभिभावकों का कहना है कि इस समस्या को लेकर विधायक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन विद्यालयों में पानी की समस्या की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये लोटिया रोड है, इन रोड पे 4 स्कूलें पढ़ रही है। इनके स्कूलों में कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। कई सालों से ये स्कूल चल रही है। गोलिया स्कूल, अड़ेमार्ग स्कूल, लोटिया, डिंगियाली, इनमें कई सालों से पानी की व्यवस्था नहीं है। राजनीतियों से हम बार बार बोल चुके हैं, परंतु कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं विद्यालयों के संस्था प्रधानों का कहना है कि उन्होंने कई बार जलदाय विभाग सहित शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। इसलिए आपसे भी निवेदन ये कर रहे हैं। वैसे विभाग को भी अवगत करवाया था। अब कैसे करके नर्मदा वाली लाइन यदि गोलिया से जोड़ी जाए तो आगे काफ़ी स्कूलें है, जो लोटिया है, आड़ा मार्ग है, डिंगियाली है और वापस ककाड़ी भी पड़ती है। यदि इन सभी कुछ बच्चों के लिए पानी की समस्या सदा के लिए ये हम आपसे विनती करना चाहते हैं, और ये बिल्कुल जनहित में, बच्चों के हित में, बच्चों के बिना तो अपन सब अधूरे हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय आड़ामार्ग सायला में कई दिनों से पानी की समस्या चल रही है, जिससे बच्चों को बहुत असुविधा होती है। बाहर पानी लेने के लिए जाते हैं तो बाहर रोड पड़ती है, उस पर आने जाने में बहुत समस्या रहती है। मैंने कई बार उच्च अधिकारियों को भी एप्लीकेशन दी है, लेकिन इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। एक तो ये ऊंचाई के ऊपर विद्यालय है, तो पास में आसपास में पानी कम है, लेकिन फिर भी हम पाइपों के द्वारा पानी की व्यवस्था करते हैं। और अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो हमारे यहाँ पर बच्चे भी काफ़ी संख्या में बढ़ जाए और पोषण बनाने में भी दिक्कत नहीं है। जी, इस स्कूल में आए हुए 1.5 साल हुए हैं और अभी तक यहाँ पे कोई पानी की भरपाई नहीं हुई है। वही पानी सामने वाले बेरे के लोग भरते हैं, उनसे हाथाजोड़ी करते हैं, तब जाके वो भरते हैं और बच्चों को बहुत परेशानी होती है पानी के लिए। खाना बनाने में भी पानी की बड़ी समस्या रहती है। मामले को लेकर जब उपखंड अधिकारी से संपर्क किया तो वो जनहित की बात पर हर बार कन्नी काटते नजर आए। कुल मिलाकर देश के भविष्य की चिंता किसी को नहीं है, तभी तो सालों से बच्चे पानी को तरस रहे हैं और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। कभी धान का कटोरा कहे जाने वाले श्रीगंगानगर में अब प्रदूषण की दुनिया ने अपनी जगह बना ली है। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से अब ये एक बन गया है। स्विस की एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार श्रीगंगानगर की आबो हवा सांस लेने लायक नहीं। इसका बड़ा कारण है यहाँ इंडस्ट्रीज का प्रदूषण। जिले भर में संचालित करीब 500 से ज़्यादा ईंट भट्टे हैं, साथ ही सूरतगढ़ थर्मल सहित अन्य औद्योगिक इकाइयाँ हैं। वहीं इन सब के साथ ही अक्टूबर और नवंबर महीने में निकटवर्ती पंजाब और हरियाणा राज्य में चावल की पराली को जलाने से धुआं आसमान में छाया रहता है। नतीजा, नवंबर में जिले का AQI लेवल 417 पहुंच गया था। तो ये तस्वीरें इस बात को बयां करती हैं कि कितना ज़्यादा प्रदूषित शहर श्रीगंगानगर हो चुका है।
शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीकर से खबर आ रही है, हरियाणा रोडवेज के चालक और परिचालक से मारपीट हुई है। सवारी बिठाने को लेकर निजी बस चालक ने मारपीट कर दी। मारपीट के बाद 20 सड़क पर रोडवेज गाड़ी लगा दी गई। रोडवेज के चलते लगा सड़क पर जाम। डिपो के अंदर सवारी उतार के नारनौल के लिए रवाना हुई। आज जैसे ही हमारी गाड़ी यहाँ ट्रेन कर रही थी, ये बाहर जो इन्होंने प्राइवेट बस लगा रखी है, इसके चालक और परिचालक आगे पीछे से बोले भाई चल चल चल, और चल रही। एक ने मेरा यहाँ से पकड़ के मेरे को नीचे उतार दिया। नीचे उतार के छिना छुट्टी हुई। जब चालक नीचे उतर के आया, जब चालक के साथ भी उन्होंने लात घुसा के मारपीट की और भाग गए। 3 या 4 बंदे थे। कितने पैसे थे? पैसे लगभग मेरे बैग में 15,000 रुपये थे। छिना छुट्टी करके ना भाग गए। भैया ने बस रोकी, बस रोकने के बाद ये भैया बोले कि आपने गाड़ी यहाँ कैसे लगाई है। तो जैसे सवारियाँ तो आएंगी तो इनके ऊपर चिपट, तो इनको देख के ये उतरे तो इनके भी लग गए और उनके पर्स में से पैसे वगैरह निकाल के। तो ये दादागिरी है इनकी। मतलब बात करना तो बहुत दूर की बात है, सीधा हाथापाई के आ गए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। डीडवाना से खबर आ रही है, जहां मां बेटे पर एसिड अटैक का मामूली विवाद के बाद बढ़ गया। और ये देखिए, व्यक्ति ने एसिड से अटैक किया है। पुलिस ने आरोपी महेश सोनी को डिटेन कर लिया। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। शहर के कुजड़ पाड़ा क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। डीडवाना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मां बेटे पर एसिड अटैक की घटना हुई है। एक मामूली विवाद के बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद एक युवक को, महेश सोनी जिसका नाम है, उसे डिटेन कर लिया गया है। डीडवाना के बाद रुक कर लेते हैं चुरू का, जहां से एक और बड़ी खबर आ रही है। थाई स्पाइस सेंटर पर पुलिस का छापा डला है। कोलकाता की 2 युवतियों सहित 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बिसाऊ रोड पर यह स्पा सेंटर चल रहा था। महिला पेट्रोलिंग यूनिट कालिका टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल कर रही है। थाई स्पा सेंटर है अंजलि होटल के पास में, बिसाऊ रोड पे। वहाँ जरिए मुझे सूचना मिली थी, ऑपरेशन गरिमा चल रहा है, उसे अभियान के तहत कोई महिला को परेशान कर रहा है वहाँ पे। उस हिसाब से हमारी पूरी टीम ये गई है। वहाँ जाके आके पता चला कि ये लड़कियाँ और ये लड़के यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये सदर एसएचओ को सूचना दी गई और ये इलाका इनका सदर एसएचओ को। बड़ी खबर कोटपुतली से आ रही है, जहां कैफे हाउस पर पुलिस की छापेमारी हुई है। 3 से 4 युवकों को हिरासत में ले लिया गया। सभी को लेकर पुलिस थाने पहुंची है। कैफे में अनैतिक गतिविधियों की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में ले लिया। सभी को लेकर पुलिस थाने पहुंची है। कोटपुतली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक कैफे में अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और करीब 4 युवकों को हिरासत में ले लिया। बीकानेर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बेकरी पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई सामने आई है। एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री को जब्त कर लिया गया। मौके पर ही प्रोडक्शन यूनिट को सीज कर दिया गया है। सीएमएचओ ने फैक्ट्री बंद करने का निर्देश दिए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर पुखराज साध के नेतृत्व में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पर एक बेकरी पर स्वास्थ्य विभाग ने छापा डाला तो एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री मिली, जिनको जब्त कर लिया गया और प्रोडक्शन यूनिट को सीज कर दिया गया। हमने इस दौरान विजिट के दौरान पाया कि काफ़ी चीज़ें हैं जो फूड प्रोडक्ट है जो कि एक्सपायरी डेट के, कोकोनट पाउडर, पेस्ट पाउडर, इसके अलावा कलर, इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं और जो कि यहाँ पर एक्सपायरी डेट है। इसके अलावा कुछ खाने की सामग्री है जो नियर एक्सपायरी भी है, जो मार्च के एंड की है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिस पर डब्बा डाल रखी है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी मेंशन नहीं है, जो उसमें ये भी मालूम नहीं चल रहा कि ये कब की लाई हुई है, कब यूज़ कर रहे हैं, कब खत्म हो रही है, कुछ भी मेंशन नहीं। इन सब चीज़ों को देखते हुए और इसके अलावा यहाँ कोई भी पेस्ट कंट्रोल नहीं कर रखा और काफ़ी खाने की चीज़ों को चूहे ने बाइट कर रखा है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा है और पब्लिक के लिए, हेल्थ के लिए डेंजर है। तो हम ये चाहते हैं कि ये प्रोडक्शन जो है ये आज की तारीख में बंद होए और इसके सैंपल लेकर हम प्रयोगशाला भेज रहे हैं और जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है, यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दर्जन भर से ज्यादा सवारियां हादसे में घायल हुई हैं। भादरेश और चूली गांव के बीच ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त बाड़मेर से आपको बता रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित होकर एक बस के पलटने की खबर है। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई सवारियां इस हादसे में घायल हुई हैं। घायलों को बाड़मेर राजकीय अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। दरअसल ये पूरी जो बस है ये बाड़मेर से गिराव की ओर जा रही थी। यात्रियों से भरी ये बस पलट गई, जिसमें एक की मौत हो गई है और कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, बात जोधपुर की करते हैं, जहां की साइक्लोनर टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने होली से पहले नागाडाएं मंदिर में दर्शन कर अवैध धंधे की मन्नत मांगने आए वांछित 40,000 रुपये के इनामी तस्कर को पकड़ लिया।
आरोपी कई प्रकरणों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। एनडीपीएस प्रकरणों में वांछित चल रहे रेंज कार्यालय से 40,000 रुपये का इनामी बदमाश इसको घोषित किया गया था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। उधर बूंदी में पिछले 10 दिनों में अंतराल में हुई 3 हत्याओं का मामला जैसे ही प्रदेश की विधानसभा में गूंजा, उसका असर अगले दिन साफ देखने को मिल गया। नेशनल हाईवे 52 पर वेलकम होटल में खाना खाने आए युवक की पीट कर हत्या करने वाले होटल संचालक और अन्य कर्मचारी को पुलिस ने दबोच लिया। बुधवार शाम पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को शहर में जुलूस इनका निकाला। 9 तारीख की रात को या 10 के सुबह जल्दी जो हत्या हुई थी वेलकम होटल में, उसमें 6 नामजद थे, जिनमें से 5 को हमने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी आगे इसमें मामले में जांच चल रही है। इसके आज कोर्ट से पीसी रिमांड लिया गया है। आगे जो भी अनुसंधान में होगा वो करेंगे और सख्ती से कार्रवाई करेंगे इस चीज़ पर। अगली बड़ी खबर भीलवाड़ा से आ रही है, जहां पर जंगल में भीषण आग लग गई है। मध्य प्रदेश की सीमा पर जंगलों में भीषण आग की खबर है। वन विभाग की टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही है। 100 हेक्टेयर वन क्षेत्र में पौधे जलकर के फिलहाल राख हो गए हैं। बड़ा नुकसान ये पर्यावरण को भी हुआ है इसमें। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि भीलवाड़ा जिले की जो सीमा है वो हमारे निकटवर्ती राज्य मध्य प्रदेश से लगती है, जहां पर नीमच जिले के कुछ एरिया के अंदर वन क्षेत्रों के अंदर आग लगी थी। वही आग फैलती फैलती हवा के रुख से हमारे बिजौलिया और मांडलगढ़ के क्षेत्रों के अंदर फैली। अगर आप वहां की भौगोलिक परिस्थिति को देखें तो पठारनुमा क्षेत्र होता है, जहां पर मिट्टी की जो डेप्थ है वो कम रहती है, तो वहां पर बड़े पेड़ ज्यादा ना हो लेकिन उसके अंदर घास बहुत आ जाती है। तो घास क्योंकि बड़ी होती है और इस टाइम पे सूखने लगती है, इस क्रम में आग लगना जंगलों के अंदर प्राय प्राकृतिक तौर पे भी देखा जाता है। हालांकि इसके अंदर यदि किसी मानव की लापरवाही या दोषी की होने की संभावना हो तो उसके लिए भी हमारे जो नोडल अधिकारी हैं रेंज अफसर वो उसकी जांच कर रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर आ रही है। एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला हुआ है। 7 लोगों ने धारदार हथियारों से इस हमले को अंजाम दिया। रात्रि में कैबिन के पास सो रहे सही राम पर यह हमला किया गया। बुजुर्ग के दोनों हाथ पैरों में फ्रैक्चर हो गए हैं। गंभीर हालत में उनका उपचार जारी है। 7 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उधर अजमेर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हुए अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई प्रशासन ने तेज कर दी। पर्यावरण नियमों की अनदेखी और मास्टर प्लान के उल्लंघन के कारण अब प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कई महत्वपूर्ण निर्माणों को गिराने का आदेश दिया। इन निर्माणों की स्वीकृति बीजेपी सरकार के दौरान मिली थी, जबकि कार्य कांग्रेस सरकार में पूरे हुए थे। अब दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा, तत्कालीन गहलोत सरकार, अधिकारियों की तानाशाही, अदूरदर्शिता और भ्रष्टाचार की भेंट ये प्रोजेक्ट चढ़ गया है। एनजीटी और उसके पश्चात अपील में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि जो निर्माण 7 वंडर और राम प्रसाद घाट के पास जो फूड कोर्ट है और गांधी स्मृति उद्यान, इसमें उनके डायरेक्शन थे भी कुछ चीज़ों को आपको हटाना है। तो उसकी पालना में आज एडीए के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। फूड कोर्ट पे नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। यहाँ 2 जगह पर एडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसकी पालना करके वापस वहाँ एफिडेविट प्रस्तुत करना है और इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। आज 7 वंडर से लेकर फूड पार्क से लेकर गांधी पार्क से लेकर के विभिन्न ऐसी इमारतें जो कि गलत बनी थी, वेटलैंड में बनी थी, डूब क्षेत्र में बनी थी, आना सागर के व्याप को छोटा करके बनी थी, जिसके कारण अजमेर बाढ़ ग्रसित हो गया था। आना सागर छोटे होने के कारण उनको तोड़ने को मजबूर अब प्रशासन हो रहा है और निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों और ठेकेदारों जिन्होंने इस पूरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में तानाशाही पर निर्णय करके अजमेर की जनता का आर्थिक हानि की, स्मार्ट सिटी के पैसे को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ये मांग मैं देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से करता हूं। भैया मेरा कोई आरोप नहीं है। मेरा तो यह आरोप है कि जिन लोगों ने स्मार्ट सिटी के अंदर स्थानीय विधायक होते हैं, स्थानीय सांसद होते हैं, मेयर होते हैं, एडी के चेयरमैन होते हैं और ये सब लोग जब इंक्लूडिंग जब अंदर होते हैं तो सब उन्होंने वाहवाही ली है तो डिस्क्रेडिट भी वो ले और डिस्क्रेडिट लेकर उनसे गलती हुई तो जनता से गलती की माफी मांगे, नैतिकता के रूप के अंदर रहने की विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा दें, क्योंकि शिलान्यास के ऊपर उनके वाटे पे उनका नाम है जिसके मैंने फोटोग्राफ्स दिए। इसलिए मेरा कहना मतलब है कि जिन लोगों ने गलती की है वो गलती स्वीकार करें
और 120 करोड़ का जो नुकसान जनता के आम जनता का हुआ, उसके मद्देनजर रखते हुए तुरंत प्रभाव से नैतिकता से इस्तीफा दी। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अजमेर में 7 वंडर, फूड कोर्ट और कई ऐसी इमारतों का जीर्णोद्धार और नया निर्माण कराया गया, जिसमें करीब करोड़ों रुपए की लागत से यह निर्माण कराया गया। अब शिकायतकर्ता अशोक मलिक, भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत द्वारा एक कोर्ट में वाद दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि जो भी निर्माण आना सागर झील के आसपास किया जा रहा है वो अवैध है। अब उस शिकायत और वाद के बाद माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने और एनजीटी ने स्थानीय प्रशासन को आदेश दिए हैं कि वह सभी निर्माण बारी बारी से ध्वस्त किए जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अजमेर के आना सागर चौपाटी के पास बना फूड कोर्ट है, जिसको जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ये बर्बादी के जो जिम्मेदार हैं वो 12 स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं, जिसमें तत्कालीन जिला कलेक्टर भी हैं। यहाँ पर देखिए, भाजपा काल में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, कांग्रेस राज में निर्माण हुआ और किसी भी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी ने रोका टोका नहीं। यहाँ पर करीब 5 साल से लगातार विरोध होता रहा और साथ के साथ में निर्माण भी यहाँ पर चलता रहा। मुख्य सचिव को 17 मार्च को ऑनलाइन वीसी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेशी होनी है, उनको अपनी बात रखनी है, जिसको लेकर यहाँ पर अब जो कार्रवाई है, इसकी जो रिपोर्ट है वो सीएस सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर दिखाएंगे और ये भी कार्रवाई है जो लगातार यहाँ पर जारी रहेगी। फिलहाल फूड कोर्ट और 7 वंडर से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो मूर्ति है उसे हटा दिया गया है और फूड कोर्ट को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और अन्य इमारतों को भी जेसीबी और पोकलैंड मशीन की मदद से तोड़ा जा रहा है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। उधर जयपुर में जेडीए में काम करने वाले सरकारी बाबू अविनाश शर्मा के ठिकानों पर एसीबी ने छापेमारी की तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। 100 से ज्यादा प्लॉट, करोड़ों रुपए की म्यूचुअल फंड में निवेश, ये सब खुलासे हो रहे हैं। यही नहीं, सरकारी नौकरी में लगने के बाद अभियंता साहब की आय में 253% से ज्यादा की संपत्ति पाई गई है। खैर, जांच अभी की जा रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे विषय को लेकर एक रिपोर्ट देखिएगा। सरकारी बाबू का खुला खजाना, इंजीनियर के खाते में करोड़ों का माल, 100 से ज्यादा मिले प्लॉट, म्यूचुअल फंड में करोड़ों का निवेश। राजस्थान में जयपुर विकास प्राधिकरण के इंजीनियर के ठिकानों पर एसीबी की तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में संपत्ति मिली। सरकारी बाबू यानी अधीक्षण अभियंता अविनाश शर्मा के ठिकानों पर जब तलाशी ली गई तो कुल 13 लाख रुपए कैश, करीब 150 ग्राम सोना और आधा किलो चांदी के आभूषण मिले। जेडीए के इंजीनियर दफ्तर में सर्च में 2 बैंक लॉकर का भी पता चला। अब इसमें बड़ी बात यह है कि सर्च के दौरान उसके ठिकानों से अब तक 100 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। फिलहाल एसीबी की तलाशी अभी भी जारी है। दरअसल उसने लंबे वक्त से एक पैटर्न अपनाया था और अपने परिचितों के नाम पे, अपने परिजनों के नाम पे संपत्ति खरीदने की शुरुआत की थी और बाद में उस संपत्ति को अपने परिजन से गिफ्ट के रूप में स्वीकार कर लेता था। अविनाश शर्मा के भाई अभी दुबई में हैं, वो वहां पर सीए के रूप में कार्यरत हैं। उनका हिम्मतनगर का आवास भी भाई अविनाश ने नवीन के नाम पर ही ले रखा है। वहीं पर अभी वे रहते हैं जहां पर एसीबी की टीम कल अहले सुबह पहुंची थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने 2 अलग अलग प्लॉट, एक अपनी पत्नी के नाम पे गिफ्ट कराया और एक खुद को भाई से गिफ्ट कराया, जो उन्होंने 2010 के आसपास खरीदा था। इतना ही नहीं, अविनाश शर्मा की मां ने भी 9 प्लॉट खरीदे थे और बाद में इन सब का वसीयतनामा अविनाश शर्मा की बेटी स्तुति शर्मा के नाम पर कर दिया था। अविनाश शर्मा ने एक रियल एस्टेट कारोबारी लक्ष्मण चौधरी से करीब 15 संपत्तियां खरीदी हैं और ये भी अब सारी की सारी जांच के दायरे में है। और लक्ष्मण चौधरी से अविनाश शर्मा और उनके परिजनों से जुड़े अलग अलग बैंक खातों में भारी पैमाने पे ट्रांजैक्शन भी हुआ है। सरकारी इंजीनियर का खजाना, 250% से ज्यादा संपत्ति का हुआ खुलासा। जेडीए के इंजीनियर ने किया बड़ा गड़बड़ झाला। भ्रष्टाचार से 250% ज्यादा संपत्ति इकट्ठा की।
कई कॉलोनियों में सैकड़ों संपत्तियां इकट्ठा की, 7 बैंक खाते में जमा करवाए लाखों रुपए। तलाशी में 100 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज मिले। अविनाश और परिवार के 7 बैंक खातों में लाखों रुपए जमा है। वहीं जांच में सामने आया कि उसने महंगे शिक्षण संस्थान में अपने बच्चों की पढ़ाई पर करीब 50 लाख रुपए खर्च किया। साथ ही शेयर मार्केट में 1 करोड़ 34 लाख रुपए निवेश कर रखा था। एसीबी की कार्रवाई के दौरान उसके ठिकानों से 13 लाख रुपए की नकदी, 140 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी के आभूषण मिले हैं। फिलहाल जांच अभी भी जारी है।